नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। आज के इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आई.ए. रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांतों और उन काव्य सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने संवेगों का संतुलन जो प्रस्तुत किया है उसका अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात आप आई.ए. रिचर्ड्स के विषय में जान सकेंगे, उनके काव्य मूल्यों को समझ सकेंगे, उनके द्वारा प्रतिपादित संवेगों को समझ सकेंगे, उनके द्वारा जो संवेगों का संतुलन दर्शाया गया है उसे समझ सकेंगे और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आई.ए. रिचर्ड्स के महत्व और मूल्यांकन को भी समझ सकेंगे। सबसे पहले हम रिचर्ड्स के जीवन और साहित्य से थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इनका पूरा नाम है इयोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। रिचर्ड्स का जन्म 26 फरवरी 1893 और मृत्यु 7 सितंबर 1979 में हुई। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मूलतः ये अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के ही पंडित थे। बाद में इन क्षेत्रों से ये आलोचना जगत में आए और इसके बाद साहित्य की विभिन्न समस्याओं का इन्होंने अध्ययन किया और शीघ्र ही साहित्य पर इन्होंने अपनी मजबूत एक पकड़ बनाई। इन्होंने एक बात कही थी कि वैज्ञानिक उन्नति के कारण साहित्य का अवमूल्यन हो चुका है। यह स्थिति समाज के लिए बड़ी घातक है, यानी साहित्य के अवमूल्यन को ये समाज के लिए घातक समझते थे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि भौतिक साधनों की समृद्धि के कारण कविता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। एक बार इन्होंने रागात्मक संवेगों की भी चर्चा की थी, उनमें संतुलन स्थापित करने की बात कहकर इन्होंने अपने काव्य सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। इनका कहना है कि जो मूल्य विघटन का जो युग है, मूल्यों का जो दिन प्रतिदिन विघटन होता जा रहा है, उस युग में कविता अनिवार्य है। कविता के सहारे ही मानसिक व्यवस्था बनाई जा सकती है और काव्य से समाज में मानसिक संतुलन बनाया जा सकता है। तो इसलिए इनका जो ये संवेगों के संतुलन की जो बात करते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इनकी काव्य रचनाएं हैं। इन काव्य रचनाओं में कुछ काव्य रचनाएं ऐसी हैं जिनमें इन्होंने काव्य विषयक चिंतन के साथ साथ उनमें आलोचना का प्रतिपादन भी किया है। कुछ इनकी कृतियाँ व्यवहारिक समालोचना से संबंध में हैं और कुछ रचनाएं इन्होंने ऐसी हैं जिनमें इन्होंने अर्थों पर विचार किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में साइंस एंड पोएट्री, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन, मेंसियस ऑफ रिटोरिक, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, हाउ टू रीड ए पेज, इस तरह की कुछ इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं इनका हम संप्रेषण सिद्धांत देख लेते हैं। अब संप्रेषण के विषय में क्या कहा है। संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इनका मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही संप्रेषणीयता है। विषय की रोचकता, रमणीयता, उससे संप्रेषण में पूर्णता समा जाती है। यानी विषय यदि रोचक है और रमणीय है तो वो पूरी तरह से संप्रेषित किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति की अनुभूति है वो दूसरे की अनुभूति बन सकती है यदि वह अनुभूति रोचक और रमणीय है। तो कभी जब अपनी स्वयं की अनुभूति के साथ एक रस नहीं हो जाता तब तक वह उन अनुभूतियों को वो संप्रेषित भी नहीं कर सकता, तब तक उनमें संप्रेषणीयता का गुण आता ही नहीं। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि कवि पहले उन अपनी अनुभूतियों से ही एक रस हो जाए। रिचर्ड्स कहते हैं कि संप्रेषण एक स्वाभाविक एक व्यापार है जिसमें निश्चय ही कवि प्रतिभा स्वतः अज्ञात रूप से कार्य करती रहती है। कवि प्रतिभा उसमें अनिवार्य है, वो कार्य करती रहती है। अनुभूतियों का सहज प्रस्तुतिकरण उस प्रभाव दशा का निर्माण कर देता है जो कवि ने अनुभूत की थी। यानी जब इनको अनुभूतियों को सहजता से प्रस्तुत किया जाता है तो उसी दशा में पहुंचता है जिस दशा में उसने अनुभूत की थी। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का भी विशेष योगदान है। शब्दों के अर्थ बोध एवं बिंब ग्रहण से काव्यार्थ का बोध होता है। इस बोध से ही भाव एवं भावात्मक दृष्टि की अनुभूति होती है। रिचर्ड्स का मानना है कि संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है।
एक कलाकार का अनुभव विशिष्ट और नया होने के कारण उसकी संप्रेषणीयता समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि कलाकार है वो नया और विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त करता रहता है। उस अनुभव को समाज तक पहुंचाना ये अत्यंत मूल्यवान है। तो उसकी रचना में जितनी प्रबल और प्रभावशाली संप्रेषणीयता होगी, उतना ही वह कवि बड़ा या महान या एक महान कलाकार बन जाएगा, महान कवि बन जाएगा। इसके बाद इस प्रभावी संप्रेषण के लिए वे कुछ आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक मानते हैं। इसमें कवि या कलाकार की अनुभूति व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कवि में एक जागरूक एक निरीक्षण की शक्ति भी होनी चाहिए, ताकि वस्तु या स्थिति का पूरी तरह से वो बोध कर सके। कवि के अनुभव और सामाजिक अनुभव में तालमेल होना चाहिए। जो उसके अनुभव हैं वो सामाजिक अनुभव बने तो उसमें एक तालमेल होना चाहिए। दोनों में अंतर हो तो कल्पना की सहायता से भाव और विचारों का संप्रेषण होना चाहिए, यानी कल्पना का सहारा लेना चाहिए उन अंतरों में को कम करने के लिए। तो ये संप्रेषण के कुछ आवश्यक तत्व हैं। इसके पश्चात रिचर्ड्स का काव्य मूल्य सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रैडले के कला के लिए इस सिद्धांत का खंडन किया। तो उन्होंने कहा था कि कला के लिए नहीं, बल्कि कला मानव जीवन के लिए है। रिचर्ड्स का मानना है कला और नीति का परस्पर वे संबंध भी स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि एक श्रेष्ठ कला वह है जो मानव सुख की अभिवृद्धि में संकलित हो, पीड़ितों के उद्धार या हमारी पारस्परिक सहानुभूति के विस्तार से जुड़ी हुई हो, जो हमारे नूतन और पुरातन सत्य का व्याख्यान करे, जिससे इस भूमि पर हमारी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो। तो ऐसी कला ही महान कला होती है। रिचर्ड्स का विचार है कि सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस मानसिक स्थिति के निकट पहुँचे जिस स्थिति में वह सृजक या कलाकार या कवि था। रिचर्ड ने इसे ही काव्य का मूल्यवान रूप माना है। और आचार्य शुक्ल इसे कहते हैं हृदय की रस दशा। रस दशा में जब हृदय पहुँच जाता है, उससे ही दूसरे शब्दों में रिचर्ड्स कहते हैं कि वह काव्य उस समय मूल्यवान बन जाता है। काव्य का वह रूप मूल्यवान रूप होता है, ऐसा रिचर्ड्स मानते हैं। तो इनका जो ये मानना है ये आचार्य शुक्ल के सिद्धांतों से मिलता जुलता है। इसके पश्चात हम इस काव्य मूल्य और संप्रेषण इन सभी के संदर्भ में रिचर्ड्स से वो संवेगों के संतुलन की बात करते हैं। तो इसमें हम संवेगों का संतुलन और उसके साथ एक रागात्मक अर्थ, उन दोनों को इनको समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य जगत में आए थे। उन्होंने पहले ही मनोवैज्ञानिक विवेचना का आश्रय लेकर काव्य मूल्य के निर्धारण का प्रयत्न किया। मनोविज्ञान के आधार पर काव्य मूल्यों का निर्धारण, इस संदर्भ में उन्होंने मानव के मानसिक संवेगों, जिसे उद्वेग भी कह देते हैं, आवेग भी कह देते हैं, उनकी चर्चा की है। इसी को हम रागात्मकता भी कहते हैं। उनका विचार ये था कि मनुष्य के लिए वही वस्तु मूल्यवान होती है जो उसके मानसिक संवेगों को शांत कर दे। जो वस्तु मानव के संवेगों या उद्वेगों को शांत करने में असमर्थ होती है तो वह वस्तु महत्वहीन है। तो ऐसा उनका मानना है। इसके पश्चात राग शब्द को भी परिभाषित करते हैं। राग का अर्थ मन का झुकाव या आसक्ति, लगाव। अन्य शब्दों में प्रिय या विपरीत वस्तु के प्रति मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही राग का भाव होता है। ईर्षा, द्वेष, मत्सर, प्रेम, अनुराग, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। प्रेम और ईर्ष्या जैसे विपरीत अर्थ हमें दिखाई देते हैं। तो कहते हैं मानव मन की परिस्थिति के अनुसार अनेक प्रकार के राग या भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हीं राग या भावों की अव्यवस्था के कारण मानव मन चिंतित अव्यवस्थित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। जब इनमें अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि ये देखते हैं विपरीत भाव के ये राग हैं। ईर्ष्या, द्वेष है, प्रेम, अनुराग है एक तरफ, तो इनमें विपरीतता का भावबोधन होता है। तो इनकी व्यवस्था होती है तो मन चिंतित होता है, व्यथित होता है। रिचर्ड्स का मानना है कि इन राग जनित संवेगों में संतुलन स्थापित करना ही कविता का उद्देश्य है और यही संवेगों का संतुलन या उनका समन्वय होता है। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य मूल्य उसके मन को प्रभावित करने वाली क्षमता पर आश्रित है कि काव्य मन को कितना प्रभावित करता है। जितना अधिक प्रभावित करना है उतना ही वह मूल्यवान होता है। जो कविता पाठक को जितना प्रभावित कर पाएगी, जिसमें अपेक्षाकृत जितनी अधिक संप्रेषणीयता होगी, वह उतनी श्रेष्ठ कही जाएगी।
अब ये दोनों सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में संप्रेषणीयता सिद्धांत और काव्य मूल्य सिद्धांत, उन्हीं सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में ये संवेगों के संतुलन की बात करते हैं। काव्य का प्रयोजन यही है कि वह मानव मन के रागात्मक पक्ष को व्यवस्थित करे, संतुलित करे। यदि वह ऐसा नहीं कर पाती तो वह कविता निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। रिसर्च का कहना है कि मानव मन असंख्य संवेगों का तंत्र है, एक जाल है। असंख्य संवेग आवेग उसमें हैं। जब इन आवेगों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उनका समतोलन भंग हो जाता है, यानी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। समतोलन लाने के लिए जरूरी है कि मन के संवेग व्यवस्थित होकर एक स्वर या एक रूप में हो जाए। मानव मन में यह असमतोलन और समतोलन बराबर होता रहता है, कभी समतोलन की स्थिति, कभी असमतोलन, कभी बैलेंस, कभी इम्बैलेंस, ऐसा होता रहता है। विभिन्न प्रकार के राग है वो मानव मन को प्रताड़ित करते रहते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। घर, परिवार, समाज, धर्म आदि के कारण ये मानसिक अव्यवस्था उत्पन्न होती रहती है। काव्य कला का ये उद्देश्य है कि इन संवेगों में संतुलन स्थापित कर दे। वह पाठक या श्रोता के संवेगों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दे कि उसे विश्रांति की प्राप्ति हो, एक आनंद की स्थिति होती है विश्रांति। एक स्थल पर वे कहते हैं कि कला का वास्तविक मूल्य इसी में है कि वह ऐसी अनुभूति का संतरण करने में सफल हो जो इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों, संवेगों के बीच सामंजस्य लाने में समर्थ हो, सामंजस्य ला सके। इसके पश्चात संवेगों की चर्चा में दो कोटियाँ भी बनाते हैं वे, प्रवृत्ति मूलक अनुकूल आकांक्षाएं या जिसे ऐषणाएं कह सकते हैं, दूसरी होती है निवृत्ति मूलक या प्रतिकूल ऐषणाएं। प्रवृत्ति मूलक संवेग होते हैं, उनमें प्रेम है, भूख है, तृष्णा है, वासना है आदि ये ऐषणाएं, यानी जो कहीं हमें लगाव, रागात्मकता की तरफ ले जाती हैं। निवृत्ति मूलक इसके विपरीत होती हैं, विरक्ति, घृणा, निर्वेद, ऐसी इच्छाएं होती हैं। इन दोनों को क्रम से तृष्णा मूलक कह सकते हैं और वितृष्णा मूलक इनके उद्वेग इन्हें कहा गया है। यानी प्रवृत्ति मूलक संवेग है उन्हें तृष्णा मूलक, और जो निवृत्ति मूलक है उन्हें वितृष्णा मूलक विद्वेग भी कहा गया है। कभी एक विद्वेग शांत हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा जो उद्वेग है वह जागृत हो जाता है। तो इनमें इस प्रकार एक व्यवस्था और अव्यवस्था बनी रहती है। इसके पश्चात उनका मानना है कि जो मानव मन है वह असंख्य संवेगों, आवेगों का तंत्र है। जब इन आवेगों में अव्यवस्थित तो उसका संतुलन भंग हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख और गौण संवेग देखते हैं। इसके बाद हम रिसर्च का कहना है कि प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक संवेगों में परस्पर संघर्ष भी तो होता रहता है, जो हमने पढ़े हैं अभी। इनमें कभी ऐसा होता है कि हमारे एक उद्वेग की संतुष्टि हो जाती है, परंतु साथ ही दूसरे प्रकार के उद्वेग को चोट पहुंचती है। उदाहरण के रूप में हम अपनी उदारता के कारण अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं, क्षमा करते, किसी ने हमारा अपमान किया, हमने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मन में ये दुख बना रहता है कि इसने हमारा अपमान किया था। ये स्थिति परस्पर विरोधी उद्वेगों का संघर्ष कहलाती है। यानी एक जो अच्छे संवेग हैं वो उसे माफ़ करना चाहते हैं, जबकि दूसरी प्रकार के हैं वो कहते हैं कि क्यों माफ़ किया, इसने तो हमारा अपमान किया था। ऐसा तो उनमें संघर्ष होता रहता है। इसका एकमात्र उपाय है कि हम अपने उद्वेगों को इस प्रकार से शांत करें जिससे कि दूसरे प्रकार के उद्वेग को चोट न पहुँचे। यानी जो माफ़ करने के समय जो भावना, जो संवेग है, उनको इस प्रकार उनको समायोजित हो, एडजस्ट हो कि वो जो दूसरे प्रतिकार या प्रतिशोध की भावना वाले संवेग भी उसके साथ उनको भी चोट न पहुँचे, दोनों शांत हो जाए, या चोट पहुँचे तो हल्की पहुँचे। ये तभी संभव होगा जब हम प्रमुख उद्वेगों को महत्व देंगे और गौण उद्वेगों की ओर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा बताते हैं रिसर्च कि प्रमुख उद्वेगों को महत्व दिया जाना चाहिए, जो गौण उद्वेग है उन्हें हम उनकी तरफ ध्यान न दें। इस संबंध में रिसर्च स्वयं कहते हैं यदि हमारी किसी मांग या उद्वेग की संतुष्टि न होने पर हमारी अन्य कई मांगें विक्षुब्ध हो जाती हैं तो हमारी ये मांगें महत्वपूर्ण हैं। पुनः रिसर्च का कथन है कि इन उद्वेगों के आधार पर हमारे सामाजिक तथा नैतिक नियमों का निर्धारण किया जाता है। यानी इन्हीं के आधार पर सामाजिक नैतिक नियम बनते हैं। उद्वेगों के आधार पर सुचारू और शांतिपूर्वक सामाजिक व्यवस्था के लिए ये नियम बनाया गया है कि समाज के लिए वही वस्तु अधिक उपयोगी है जो समाज के अधिकांश व्यक्तियों की मांगों को बिना किसी पारस्परिक संघर्ष के अधिकाधिक मात्रा में संतुष्ट करने में समर्थ हो। ऐसी वस्तु ही उपयोगी होती है जो बिना पारस्परिक संघर्ष के अधिकाधिक लोगों की मांग को जो संतुष्ट कर दे। रिसर्च ने मूल्य संबंधी इसी सिद्धांत को काव्य और समीक्षा पर लागू किया। यानी संवेग इसके कहीं न कहीं वो आधारभूत इसमें काम करते हैं। इसके बाद वे कवि और कलाकार का लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं। वे कहते हैं कि सामान्य की अपेक्षा अधिक
एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है जो कवि या कलाकार होता है, अपनी प्रतिभा और कल्पना की सहायता से मानव के परस्पर विरोधी उद्वेगों में वो स्थायी संतुलन प्रदान करता है। साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। एक संतुलन की स्थिति कवि या कलाकार अधिक आसानी से ला सकता है संवेगों में। उदाहरण के रूप में कलाकार अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा करुणा और भय जैसे परस्पर विरोधी उद्वेगों का समन्वय करके त्रासदी की रचना कर देता है। रिसर्च के अनुसार कलाकार का काम है उन अनुभूतियों को अंकित करना और चिरस्थायी बना देना जिससे वह सबसे अधिक मूल्यवान समझता है। काव्य और कला का प्रयोजन भी ये कि वे आवेगों में संतुलन स्थापित करे, एक समन्वय की स्थिति ला दे और मन में समस्वर की अवस्था उत्पन्न कर दे, यानी आवेगों को व्यवस्थित कर दे। रिसर्च के अनुसार सौंदर्य एक ऐसा मूल्य है, एक प्रकार का मूल्य है, निरपेक्ष मूल्य है। ये सौंदर्य इसलिए मूल्यवान है क्योंकि उसमें विरोधी मनोवेगों में व्यवस्था और संतुलन उत्पन्न हो जाता है। सौंदर्य का जो परस्पर विरोधी जो उद्वेग हैं, जो मनोवेग है, संवेग है, उनमें संतुलन उत्पन्न होता है। मानव मन में जो लगातार उद्वेग उत्पन्न होते रहते हैं उनमें से कुछ अनुकूल भी होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं। सौंदर्य अर्थात एस्थेटिक्स के प्रभाव से इन संवेगों में, इस प्रकार के जो संवेग मनोवेग होते हैं उनमें पारस्परिक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। सौंदर्य से उत्पन्न यह आनंद मनोदशा, सौंदर्य से जो आनंद उत्पन्न होता है ये एक ऐसी मनोदशा में हमें पहुंचाता है। इसमें जो ऐसी मनोदशा होती है जो न तो निष्क्रिय होती है और न ही समान विरोधी प्रभाव के आकर्षण के कारण हम स्तब्ध और किंकरीय मूड हो जाते हैं, यानी ऐसी होती है ये तो आनंदप्रद मनोदशा निष्क्रिय अवस्था की तो नहीं होती। इसमें क्या होता है, समान विरोधी प्रभाव के जो संवेग होते हैं उनमें कुछ आकर्षण प्रतिकर्षण इस तरह होता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि स्तब्ध और किम कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, और न उत्तेजनापूर्ण दृढ़ता प्राप्त होती है। नहीं, ऐसी दृढ़ता भी उत्पन्न नहीं होती कि जो क्रोध आदि जो भाव हैं वो यानी ऐसी उत्तेजनापूर्ण दृढ़ता को प्राप्त भी नहीं होते जिससे क्रोध आदि भाव जन्म दे। यानी कहने का भाव ये कि जो सौंदर्य उत्पन्न हुआ वह आनंदप्रद मनोदशा न तो इतनी निष्क्रिय होती है कि उसमें विरोधी प्रभाव के आकर्षण के कारण और स्तब्ध और किंग कर्तव्य मूड ही हो जाए, यानी इतनी निष्क्रिय भी नहीं होती, और न इतनी उत्तेजनापूर्ण दृढ़ता उससे प्राप्त होती है जो क्रोध आदि को जन्म दे दे, यानी उसमें उत्तेजनापूर्णता भी नहीं होती और निष्क्रियता भी नहीं होती। कहने का भाव ये वो एक मध्यवर्ती स्थिति होती है। पुनः प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक इन उद्वेगों की चर्चा करते हुए रिसर्च कहते हैं कि मन की सबसे मूल्यवान स्थिति वह है जिसमें मानवीय क्रियाओं की सर्वाधिक और सर्वोत्कृष्ट संगति स्थापित हो जाए, यानी मानवीय क्रियाओं में समन्वय और एक संगति की बात करते हुए उसमें उद्वेगों में पारस्परिक जो स्पर्धा होती है, जो पारस्परिक संघर्ष होता है वह घट जाता है और एक व्यवस्था हो जाती है उनमें। तो इसलिए कला और साहित्य का मूल्य इस बात में है कि वह हमारे आवेगों में संगति और संतुलन स्थापित कर दे। जो कला जो साहित्य इनमें अधिक संतुलन स्थापित करता है वह उतना ही अधिक मूल्यवान होता है। हमारी अनुभूतियों के क्षेत्र को व्यापक बनाए ऐसी कला, सच्चा साहित्य यही कार्य करता है, ऐसा रिचर्ड्स का मानना है। इसके पश्चात हम संक्षेप में देख लें रिचर्ड्स की इन मान्यताओं या इन अवधारणाओं को, तो ये कहते हैं साहित्य और कला अन्य मानव व्यापारों से संबंध है, उससे पृथक या भिन्न नहीं है। ये भी मानव की जो अन्य क्रियाएं हैं उनसे संबंध है। मानव की कलाओं में जो काव्य कला है जो हमने पढ़ा उसका सर्वाधिक मूल्य है कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही काव्य सृजना करते हैं। मानव की किसी भी क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित किया जाता है कि कहाँ तक हमारे मनोवेगों में संतुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है। जो क्रिया व्यापार जितना अधिक संतुलन स्थापित कर दे वह उतनी ही अधिक मूल्यवान है। कला के द्वारा घटित आवेगों का संतुलन कला के आस्वाद के क्षणों तक ही सीमित नहीं रहता, यानी कला के द्वारा जो आवेगों का संतुलन होता है वह केवल इतना ही नहीं कि हम कला का स्वाद लेते हैं उसी समय तक ही रहे, वह बाद में भी रहता है। 20वीं शताब्दी में जो विज्ञान की प्रगति के कारण मानव का
जीवन जटिल और दुरूह बनता जा रहा है, उस स्थिति में रिसर्च का जो मूल्य संबंधी सिद्धांत जिसमें संवेगों के संतुलन की बात की गई है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम रिसर्च का मूल्यांकन करते हैं। देखते हैं कि रिसर्च के जो विचार मौलिक हैं वो बड़े चमत्कारिक विचार हैं। पहली बार अंग्रेजी साहित्य में व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र का एक निर्माण, यानी कला के इस सौंदर्य यानी जितनी अधिक वो उपयोगी होगी और जितनी अधिक संतुलनों में वो व्यवस्था उत्पन्न करेगी उतनी ही अधिक वो सुंदर होगी, ऐसा स्थापित करके उन्होंने श्लाघनीय प्रयास किया है। आलोचना का पूर्ण और एक स्वतंत्र शास्त्र भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके लिए मनोविज्ञान को अपनी आलोचना पद्धति का आधार बनाया, क्योंकि मनोविज्ञान और से वो साहित्य में आए थे, उनके जो विषय थे मनोविज्ञान और साथ साथ अर्थशास्त्र, तो उसी के बाद इनके अध्ययन के बाद ही साहित्य में आए थे। तो मनोविज्ञान को अपनी आलोचना पद्धति का आधार बनाया, यानी संवेगों का जो मन के ही भाव होते हैं उन्हीं को। इसके लिए उन्होंने मनोविज्ञान को आलोचना पद्धति का आधार बनाया। साथ ही मानव विज्ञान, अर्थ विज्ञान जैसे नव विकसित विज्ञानों का भी उन्होंने उपयोग किया। रिसर्च के मूल्य सिद्धांत के केंद्र में व्यक्ति है, व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है, समाज नहीं है, यानी व्यक्ति के संवेगों की व्यवस्था की बात करते हैं वे, क्योंकि मनोविज्ञान की जिन शाखाओं पर उनकी आलोचना पद्धति आश्रित है वे व्यक्ति मूलक ही हैं। इसलिए अपनी समग्र मीमांसा के मूल में इसलिए जो अपनी ये जो विवेचना करते हैं, इस विवेचना के मूल में जो हम देखते हैं, तो चाहे वो मूल्य मीमांसा हो या नैतिकता की हो, उन्होंने इसके मूल में व्यक्ति को ही रखा है। उन्होंने अर्नाल्ड की तरह समाज और संस्कृति की बात कभी कभी उठाई है, परंतु उसका इतना अधिक उसे विकसित या पल्लवित नहीं किया है। मूल्य और संप्रेषण रिसर्च की आलोचना के आधार स्तंभ है। मूल्य का संबंध आवेगों की संतुष्टि से है और संप्रेषण भाषा से संबंध है। तो हमने यहाँ मुख्य रूप से मूल्य का ही अध्ययन किया है संवेगों की दृष्टि से। इसी कारण उनकी आलोचना पद्धति मनोवैज्ञानिक या अर्थवैज्ञानिक कही जाती है। रिसर्च काव्य के प्रयोजन में आनंद को स्थान नहीं देते, काव्य अपितु उसके स्थान पर काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेगों की संतुष्टि और उस संतुष्टि के द्वारा एक संतुलित जो विश्रांति, वही विश्रांति वाला ही आनंद वो कहते हैं। संतुलित विश्रांति की को ही उपलब्धि मानते हैं। उसी समय जो एक संवेग व्यवस्थित हो जाते हैं तो वही स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस प्रकार काव्य शास्त्र को रिसर्च की देन है। तो इस व्याख्यान के लिए हमने सहायक और संदर्भ ग्रंथ जिनका प्रयोग किया है, साहित्यिक निबंध गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित काव्य शास्त्र और साहित्य लोचन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित ये नोट्स हैं, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र लक्ष्मी पब्लिशिंग हाउस रोहतक द्वारा प्रकाशित। आपने इस व्याख्यान को सुना, आपके लिए ये उपयोगी होगा। धन्यवाद।